Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next topic that is administration under William Bentinck. Now William Bentinck काफ़ी significant personality है. अभी तक we have covered administration of Robert Clive, his dual government. Thereafter district को pivot रख के कैसे Warren Hastings carried out his own administrative reform, revenue side, judicial side. इसमें रिफॉर्म कैरी आउट करके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करने का काम कॉर्नवालिस ने किया था. एंड आफ्टर रिचर्ड वेलेस्ली एंड हिज डिप्लोमेटिक जीनियसनेस दैट इज सब्सिडरी अलायंस. इसके बाद फिर मार्केज ऑफ हेस्टिंग इज बिट इंपॉर्टेंट, बट मार्केज ऑफ हेस्टिंग ने एज सच कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैरी आउट नहीं किया था. हिज एंटायर पर्सनैलिटी इज एसोसिएटेड विद द थर्ड एंग्लो मराठा वॉरफेयर, जो हमने पहले ही कवर अप किया. एंड दैट्स व्हाई वी विल एंटर इनटू द नेक्स्ट पर्सनैलिटी दैट इज विलियम बेंटिक. बट अगेन इन पे जाने से पहले यू विल गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स. एंड अगर आपको कोई डाउट रहेगा दोस्तों देन फील फ्री टू आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आर्स. So let's move towards this aspect. As far as William Bentinck is concerned, significant personality है. In the initial period of the time, he was governor of Madras also. In 1803, he was appointed as a governor of Madras, and he remained as a governor of Madras till 1806. But 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी. ये वेल्लोर म्यूटिनी was the mutiny by the white people themselves. And ये क्यों हुई थी? तो भत्ता के एसोसिएटेड प्रॉब्लम की वजह से हुई थी. They were not happy with the amount of money they were receiving. अपार्ट फ्रॉम दैट कास्टिस्ट रिमार्क या फिर कास्ट के ऊपर भी प्रॉब्लम हुए थे. इनफैक्ट ब्रिटिशर्स वांटेड टू इनकलकेट इक्वालिटी इन द आर्मी. स्पेसिफिकली विलियम बेंटिक एज अ गवर्नर ऑफ मद्रास ही वॉज क्वाइट हेल बेंट कि हम लोगों को इक्वालिटी करनी है. तो आपको कास्ट मार्क जैसे आप पहनते हो बॉडी के ऊपर, आपने कोई बेसिकली टीका लगा लिया, आपने अंगूठी पहन ली, या फिर हाथ के ऊपर धागा बांध लिया, पाँव में एक बेसिकली धागा बांध लिया, कान में बाली डाल ली, तो ये कास्ट मार्क्स इंडिया में थे. तो उसको कंपनी के सोल्जर अब फॉलो नहीं करेंगे. तो उसके एसोसिएटेड भी अल्टीमेटली इंडियन सोल्जर ने रिवॉल्ट कर दिया. तो सम वाइट पीपल एंड सम बेसिकली इंडियन सोल्जर दोनों ने मिलकर की हुई रिवॉल्ट था, म्यूटिनी थी. एंड ये वेल्लोर म्यूटिनी के वजह से इट वॉज कर्ब, बट कंपनी अल्टीमेटली टर्मिनेटेड हिज सर्विसेज. लेटर ऑन इन 1828 फाइनली ही वॉज अगेन रिकॉल्ड इन ब्रिटेन. एंड ब्रिटेन में हम लोगों को दिखाई देता है कि उनको एलिवेट किया गया था टू द पोजिशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ही बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाई द कार्टर एक्ट ऑफ 1833. तो 1828 से 1833 वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. 1833 से 35 ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. बट ऑब्वियसली इंडिया में आने से पहले ही हिज आइडियोलॉजी वॉज अफिलिएटेड विथ यूटिलिटेरियनिज्म. व्हाट इज़ एग्जैक्टली यूटिलिटेरियनिज्म? देन यूटिलिटेरियनिज्म को एक लाइन में आपको याद रखना है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. अगर आप एक कोई चीज़ कर रहे हो जिससे मेजॉरिटी ऑफ लोगों का भला हो रहा है, देन ऑब्वियसली माइनॉरिटी लोगों का सैक्रिफाइस चढ़ भी जाए, कोई फ़ायदा, कोई बेसिकली उसमें आपको मलाल नहीं होना चाहिए. तो दैट इज़ ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल. एंड दिस ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल आइडियोलॉजी एक्चुअली में है जेरेमी बेंथम की. जेरेमी बेंथम की प्यूपिल हुआ करते थे जॉन स्टुअर्ट मिल्स. एंड J.S. मिल्स वॉज नाउ एक्टिंग एज अ सेक्रेटरी टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर है इंडिया ऑफिस लंदन में, उसमें एज अ सेक्रेटरी काम किया करते थे जॉन स्टुअर्ट मिल्स या फिर J.S. मिल. एंड J.S. मिल्स के रिकमेंडेशन के ऊपर ही बेंटिक इनको इंडिया में भेजा भी गया था. तो यू कैन क्लियरली सी देयर वाज अ चेंज ऑफ विंड इन ब्रिटेन 1806 में व्हेन ही वाज सैक्ड. ब्रिटेन वाज अ कंजर्वेटिव कंट्री. बाय 1828 ब्रिटेन हैड टर्न्ड आउट टू बी मोर लिबरल कंट्री. इनफैक्ट इसी पीरियड ऑफ टाइम में ब्रिटेन में फ्री ट्रेडर, चार्टिस्ट एंड देयर आफ्टर इवन एज ऑफ रिफॉर्मेशन भी माना जाता है कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म किए जाएंगे. एंड ब्रिटेन में एक लिबरल एटमॉस्फेयर इस टाइम पे स्प्रेड हुआ था. उसी का नतीजा था कि फाइनली विलियम बेंटिक कुड गेट अ चांस टू कम इनटू आवर कंट्री. एंड वंस ही वॉज इन आवर कंट्री, इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंडिया में कैरी आउट करके रखे थे. सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट तो एबॉलिशन ऑफ सती एंड क्रूअल राइट्स. सती एंड क्रूअल राइट्स का मतलब क्या है? तो ऑब्वियसली सती प्रथा वी कैन से. एज फार एज सती प्रथा इज कंसर्न, देन ऑब्वियसली सती प्रथा के ऊपर हमने पहले भी देखा था, इट वॉज नेवर अलाउड इन आवर एंशियंट सिस्टम. गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड हमको सती के रिकॉर्डेड एविडेंसेस दिखाई देने चालू हुए. अगर पहला रिकॉर्डेड एविडेंस सती का कोई रहेगा तो इट इज़ 510 AD में ईरान पिलर है मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर हमको दिखाई देता है. दिस ईरान पिलर के बाद गुप्ता पीरियड के अराउंड ही लिखे हुए जितने भी बुक है, पुराण इज़ बेसिकली बुक दैट इज़ एसोसिएटेड विद तीर्थ महात्म्य एंड जेनोलॉजी ऑफ इंडियाज एंशियंट किंग. इतिहास का मतलब होता है रामायण एंड आफ्टर महाभारत. ये बुक्स में अब आपको भर भर के सती के एविडेंसेस दिखाई देंगे. तो इट वॉज बेसिकली द सिस्टम दैट हैड डेवलप्ड गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड इन आवर कंट्री. एंड ये पर्टिकुलर सिस्टम को कर्ब करने के लिए बहुत सारे इंडिया के रूलर्स ने पहले भी ट्राई किया था, जिसमें अकबर का भी नाम है, मराठास का भी नाम है, पोर्तुगीज़ एंड फ्रेंच का भी नाम है. इनफैक्ट हमने देखा भी था कि फ्रेंच
एंड देयर आफ्टर पोर्तुगीज़, इन्होंने अपने एरिया में सती को एबॉलिशन करके रखा था। इनफैक्ट पोर्तुगीज़ वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंटिटी इन आवर कंट्री जिन्होंने अपने टेरिटरी में सती एबॉलिशन करके रखी थी 1515 में ही, जिसके ऊपर हमने पहले ही पढ़ा है। एज फार एज अकबर इज़ कंसर्न, अकबर वांटेड टू कर्व दिस प्रैक्टिस, बट उसकी जो मैट्रिमोनियल अलायंस राजपूताना के साथ थी, तो राजपूताना से रिक्वेस्ट आई कि यू शॉल नॉट बी इंटरफियरिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस ऑफ आस। तब जाके अकबर बैक ट्रैक, बट बैक ट्रैक होने के बाद भी अकबर हैड मेड वन रूल कि वेन एवर प्रैक्टिस ऑफ सती इज़ कैरिड आउट, तो लोकल हवलदार वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, इफ़ पॉसिबल रिटर्न कंसेंट, एंड रिटर्न कंसेंट पॉसिबल नहीं है तो वर्बल कंसेंट वो बंदी की होनी चाहिए। तो एटलीस्ट फोर्सिबल सती जो अकबर ने प्रिवेंट करके रखी थी। एंड सेम वॉज इवन फॉर मराठास। मराठास में भी बेसिकली हम लोग को ये रूल दिखाई दिया है कि सती तभी प्रैक्टिस होगी जब बेसिकली वो बंदी की परमिशन होगी, तो फोर्सिबल सती हम अलाउड नहीं करेंगे। अल्टीमेटली कंपनी जैसे ही पावर में आई, तो कंपनी ने भी इनिशियल पीरियड पर हमको दिखाई देता है सर्टन रूल जो है इसमें बना के रखे हुए थे। एंड सर्टन रूल्स में स्टार्टिंग फ्रॉम वॉरेन हेस्टिंग्स हिमसेल्फ, कि वॉरेन हेस्टिंग हो सकते हैं या फिर इवन गवर्नर जनरल मिंटो हो सकते हैं, हु वाज बेसिकली गवर्नर जनरल इन 1808-1809 के पीरियड में, इन्होंने सती को सर्टन लेवल पे कर्व करके रखा था। जैसे यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर कि प्रेग्नेंट वुमन या फिर विडो बिलो द एज ऑफ द 16 ईयर जो है, इनके ऊपर बेसिकली हम लोगों को दिखाई देता है कि पहले तो सती नहीं होगी, एंड इसके अलावा जब जब सती होगी देन ऑब्वियसली पुलिस प्रेजेंस वहाँ पे लोकल लेवल पे होना चाहिए। हाउएवर ये रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी इनसिग्निफिकेंट रेस्ट्रिक्शंस से इनिशियल पीरियड पर रहे हैं। एंड नाउ विलियम बेंटिक वॉज देयर, एंड विलियम बेंटिक वॉज अ लिबरल प्रोग्रेसिव एटीट्यूड वाला बंदा। एंड वंस ही वॉज इन आवर कंट्री देन राजा राम मोहन रॉय अप्रोच टू हिम। इनिशियल पीरियड पे राजा राम मोहन रॉय कन्विंस विलियम बेंटिक टू ट्रीट इट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, एंड फॉर दैट पर्पज राजा राम मोहन रॉय ने इलेबोरेट एविडेंसेस सबमिट किए। राजा राम मोहन रॉय लर्न संस्कृत, राजा राम मोहन रॉय लर्न एंशियंट लैंग्वेजेस इन ऑर्डर टू स्टडी Ved, Purana, धर्मशास्त्र, धर्मस्मृति in its original format, and he elaborately proved कि practice of sati was never present in ancient period of time. गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड समवेयर डाउन द लाइन ही इंडिया में आई हुई प्रैक्टिस है। सो यू शैल ट्रीट इट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कि आपको इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि ये प्रैक्टिस ब्राह्मणिकल सेक्शन ने लेटर ऑन हिंदू रिलीजन में लाई हुई है। एंड एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नाउ यू आर हियर फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया एज यू आर क्लेमिंग, तो भाई इसको निकालो। एंड फॉर दैट पर्पज़ पहले तो विलियम बेंटिक ने कॉशियस अप्रोच जो है वो अडॉप्ट किया। कॉशियस अप्रोच मतलब क्या, तो एक नोट सर्कुलेट की लंदन पार्लियामेंट, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास को, एंड आफ्टर सबसे ओपिनियन ऑब्टेन की कि एग्जैक्टली ये सती एबॉलिश हम करते हैं, तो व्हाट कैन बी द रिपरकशंस एट लोकल लेवल। जब रिप्लाई आया कि वी आर कंड्यूसिव टू कैरिंग आउट सती एबॉलिशन, तभी जाके विलियम बेंटिक ने सती को एबॉलिश किया हुआ है। अल्टीमेटली जो डिस्कशन डिबेट है उसमें हमको ये दिखाई देता है कि हाउ ब्रिटिशर्स अराइव्ड एट अ कंक्लूजन कि सती एबॉलिशन विल नॉट हैम्पर द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ इंडियन। तो हमको डिस्कशन डिबेट में दिखाई दिया है कि ब्रिटिशर्स वेर क्वाइट श्योर कि सती प्रैक्टिस वॉज कन्फाइंड टू दी अपर जाति अपर वर्ण वुमन, एंड अपर जाति अपर वर्ण वुमन एट अ माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अपर जाति अपर वर्ण वुमन ये बहुत ही माइनॉरिटी वाला सेक्शन है इंडिया के सोसाइटी में, सिंस इंडिया में मेजॉरिटी में लोअर जाति लोअर वर्ण ही रहते हैं। लेटर ऑन ये डाटा ब्रिटिशर्स ने प्रूव भी किया था वाया कास्ट सेंसस, सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस 1931, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स के बाद जो आया था। उसमें वी कैन क्लियरली सी कि 75% पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ OBC SC ST, 25% पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ बेसिकली ब्राह्मण क्षत्रिय। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डाटा इज़ अवेलेबल टू अस, and Britishers were aware of this scenario from the beginning itself, and that's why they had hope कि abolition of sati will not carry out any kind of turmoil at a local level. तो बेसिकली इस चीज़ को ध्यान में रख के abolition of sati 1929 एक्ट क्रिएट किया गया। Via this particular act, sati was abolished in all its format in the territory of the British East India Company in Bengal, and the same act was extended to first we can say Bengal and thereafter फिर Bombay and Madras। तो बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल वाले एरिया में 1830 आते आते ब्रिटिशर्स ने सती एबॉलिशन कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करके रखी थी। बट इसमें वो देखने वाली बात वही है कि इट वॉज ट्रीटेड एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, नॉट अ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म बाय द ब्रिटिशर्स। हम इसको सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मानते हैं, बट राजा राम मोहन रॉय ने रिटन एविडेंसेस ही सबमिट करके रखे थे कि ये प्रैक्टिस थी ही नहीं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर में मैल प्रैक्टिस है, इसको आप दूर करो। विलियम बेंटिक अकॉर्डिंगली डिड डू अवे विद दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस। Thereafter नेक्स्ट जो है बेसिकली सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड सैक्रिफाइसेस। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला रिफॉर्म अपने अंडर लेके रखा था।
रेगुलेशन ऑफ 1795 एंड आफ्टर रेगुलेशन ऑफ 1804 से ही हमको दिखाई देता है कि पहले जॉन शोर एंड आफ्टर इवन 1804 में लॉर्ड कॉर्नवालिस हैड अराइव्ड बैक इन आवर कंट्री। 1804 से लेके 1805 फॉर 1 ईयर लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज देयर इन आवर कंट्री, ही डाइड इन इंडिया, कॉर्नवालिस अल्टीमेटली। तो कॉर्नवालिस ने एंड पहले 1795 में जॉन शोर ने बेसिकली रेगुलेशन लगा के रखे थे इन ऑर्डर टू बैन चाइल्ड इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सैक्रिफाइसेस ऑल्सो। ये दोनों रिलीजियसली सैंक्शन प्रैक्टिसेस रही है इंडिया में। चाइल्ड इन्फेंटिसाइड एज वेल एज चाइल्ड सैक्रिफाइसेस आर रिलीजियसली सैंक्शन प्रैक्टिसेस बिकॉज since the time period of Rig Veda, women were considered as a source of misery in Indian system. And in that capacity, once this liberal British reformers were there, then उन्होंने इनिशियल लेवल पे ये प्रैक्टिस को बैन करना चालू करके रखा था। बस ये बैन को विलियम बेंटिक ने ज़्यादा रिगरसली एनफोर्स किया एंड इसकी वजह से वी कैन सी जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है इंडिया का फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम काफ़ी कर्व हुआ। चाइल्ड सैक्रिफाइसेस नहीं चाहिए, फीमेल इन्फेंटिसाइड इंडिया में नहीं होगा। तो ये भी एक रिफॉर्म जस्ट फॉर द फैक्चुअल पर्पस थोड़ा बहुत याद रखना। देयर आफ्टर फिर सप्रेशन ऑफ थग्गीज, हमने थग्गीज या फिर पिंडारी का प्रॉब्लम भी पहले देखा हुआ है। व्हाट इज़ दिस थग्गी या फिर पिंडारी का प्रॉब्लम? कि ऑब्वियसली इंडिया में वर्ण एंड जाति सिस्टम चलती है। आपका वर्ण एज वेल एज जाति जो है आपका प्रोफेशन बताता है। इंडिया के रूलर के पास जितनी भी आर्मी हुआ करती थी वो आर्मी का एक ही प्रोफेशन था, दैट इज़ टू कैरी आउट वॉरफेयर। इसके अलावा ना इनको कोई एजुकेशन है ना इनके पास कोई स्किल है। तो इन दैट कैपेसिटी जैसे ही सब्सिडरी अलायंस सिस्टम आई, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बाद इन लोगों के तो जॉब ही चले गए एंड इन लोगों के जॉब जब चले गए इंडियन आर्म फोर्सेस के, तो ऑब्वियसली व्हाट दिस पीपल आर गोइंग टू डू, दे वर गोइंग टू कैरी आउट रॉबरीज, बैंडिट्री, थीफनेस अक्रॉस आवर कंट्री। एंड हुआ भी वही। इनको इनिशियल लेवल पे पिंडारी बोला गया बट पिंडारीज को भी सप्रेस किया ब्रिटिशर्स ने 1818 आते आते। एंड 1818 के बाद हमको इंडिया में एक नया कल्ट एमर्ज होता हुआ दिखाई दिया, दैट इज़ थग्स। थग्स मतलब कौन लोग हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ बैंडिट्री मतलब चोरी चकारी लूटमारी ही नहीं करेंगे। ये लोग चोरी चकारी लूटमारी करने के बाद जो विक्टिम है अपना उसका पकड़ के ह्यूमन सेक्रीफाइस देंगे टू द मदर गॉड, मदर गॉडेस मतलब काली माता। एंड काली माता के नाम पे ह्यूमन सेक्रीफाइसेस कैरी आउट करना, देर आफ्टर कैनिबलिज्म जैसे प्रैक्टिसेस परफॉर्म करना। एंड देर आफ्टर ऑब्वियसली इनके विक्टिम बाय एंड लार्ज कौन होते थे? तो बड़े बड़े ट्रेडर हो सकते हैं, राह चलते मुसाफिर एक्सेट्रा हो सकते हैं। तो ये थग्स का कल्ट इंडिया में काफ़ी बढ़ रहा था एंड इट वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक हु डिसाइडेड टू क्रैक अ व्हिप अपॉन देम। फॉर दैट पर्पज लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन को अपॉइंट किया एंड कर्नल स्लीमैन के अंडर सारे राइट्स इन ऑर्डर टू सप्रेस थग्गीज दे के भी रखे थे। कर्नल स्लीमैन फाइनली कैप्चर्ड मोर देन 1500 थग एंड सेंटेंस देम टू डेथ। ये तो ऑफिशियल डिजिट है बट ये हमेशा से कंसिडर किया जाता है कि कर्नल स्लीमैन कैरिड आउट लार्ज स्केल एट्रॉसिटी। एट्रॉसिटीज़ को क्या ही बोले, जब बेसिकली ये थग जो है खुद एट्रोशियस थे तो उनको पकड़ना है तो कोई अच्छे तरीके से तो आप पकड़ोगे नहीं। तो मोर देन 5000 बेसिकली एनकाउंटर कैरी आउट किए थे अनऑफिशियली कैप्टन स्लीमन ने इन ऑर्डर टू कर्ब दिस एंटायर थग्गी सिस्टम। बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1837 थग्गीज का थ्रेट इंडिया में बाय एंड लार्ज कर्ब कर दिया था कैप्टन विलियम स्लीमन ने। एंड विलियम स्लीमन ने ये क्रेडिट हमेशा से लॉर्ड बेंटिक को देके रखा है कि जो फ्री हैंड मुझे मिला इसकी वजह से थग्गीज जो है इनको मैंने कर्ब किया। अनफॉर्चुनेटली वी कैन सी थग्गीज जो है दे वर सेंट इन टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम। क्यों? बिकॉज दे वर नेवर गिवन एक्सेस टू एजुकेशन एंड दे डिड नॉट हैव एनी अदर स्किल अपार्ट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस वाला। अब आर्मी ही इंडिया के रूलर के पास नहीं बची, आर्मी ब्रिटिश फोर्सेस मेंटेन करेगी एंड ब्रिटिशर्स डिड नॉट कैरी आउट रिक्रूटमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सोल्जर हु वाज डिसअबैंडन्ड बाय द इंडियंस। एंड इन दैट कैपेसिटी ये लोग जो है अल्टीमेटली इंडिया में हमेशा से डाउन ट्रोडन रहे। लेटर ऑन यही थग्गी लोगों में से जो बचे उनको ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब का टैग दिया एंड क्रिमिनल ट्राइब्स का एसोसिएटेड हिस्ट्री अपने कभी ना कभी तो करंट अफेयर में पढ़ी ही होगी। क्रिमिनल ट्राइब अल्टीमेटली टर्न्ड आउट टू बी द नोमैडिक ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यू कैन से। एंड इसमें से अल्टीमेटली सारे ही ट्राइब जो है इनका एक काफ़ी बुरा इतिहास रहा है एज फार एज कॉलोनियल पीरियड इज कंसर्न। दे वर ऑलवेज लुक डाउन अपॉन और इनको फिर भी कॉलोनियल रूलर्स ने कभी कोई राइट जो नहीं दिए थे। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द सप्रेशन ऑफ थग्स। एंड देयर आफ्टर फिर एजुकेशनल रिफॉर्म। एज फार एज एजुकेशनल रिफॉर्म इज़ कंसर्न देन इसमें एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कॉन्ट्रोवर्सी है। ये कॉन्ट्रोवर्सी चालू हुई कार्टर एक्ट 1813 से। कार्टर एक्ट 1813 के अंडर हमको एक प्रोविज़न दिखाई देता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शॉल एक्सपेंड 1 लाख रुपीज़ ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियन। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही आपने 1 लाख रुपया प्रोविज़न करने को बोला तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी।
एंड ईस्ट इंडिया कंपनी तो प्राइवेट प्रॉफिटियरिंग के ऊपर चलने वाली कंपनी है, तो उन्होंने एक टेक्निकल लूप होल ढूंढ निकाला। ये टेक्निकल लूप होल क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड अस डाटा रिलेटेड टू विच मीडियम इन विच वी शॉल एक्सपेंड दिस 1 लाख रुपये ऑन एजुकेशन। अगर गवर्नमेंट ने हमको डाटा नहीं दिया है कि कौन से मीडियम में हमको पैसा स्पेंड करना है, तो वी आर नॉट गोइंग टू कैरी आउट दैट एक्सपेंडिचर। अल्टीमेटली ये मैटर जो है परपेचुएट किया गया, एंड परपेचुएट करने के बाद एक कमेटी बनी, कमेटी ऑन जनरल पब्लिक इंस्ट्रक्शन। बट वो कमेटी बनने से पहले ही हमको दिखाई देता है कि इंडिया में 2 गुट पड़ चुके थे, एक ओरिएंटलिस्ट था एंड देयर आफ्टर एक एंग्लिसिस्ट था। ओरिएंटलिस्ट मतलब वो ग्रुप जो चाहता था कि 1 लाख रुपए हम लोग वर्नैकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज में खर्चा करें, एंड एंग्लिसिस्ट मतलब वो लोग जो चाहते थे कि हम लोग ये 1 लाख रुपया जो है ब्रिटिश एजुकेशन के ऊपर खर्चा करें। अल्टीमेटली दिस एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट जो है इसी के बीच में कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बट गई। कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन अपॉइंट किया गया था इनिशियल लेवल पे 1814 में, अगेन 1823-24 में एक नई कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन अपॉइंट की गई थी। एंड ये पर्टिकुलर कमेटी में अल्टीमेटली हमको 2 डिवीजन दिखाई देते, ओरिएंटलिस्ट एंड देयर आफ्टर एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट में अल्टीमेटली विल्सन, प्रिंसेप ब्रदर, एंड एंग्लिसिस्ट वॉज इवन चार्ल्स ट्रेवलिन वॉज देयर, और राजा राम मोहन राय का भी इन्हीं को सपोर्ट था कि हम लोग एंशियंट लोकल सिस्टम पे नहीं जाएंगे, हम लोग एंग्लिसिस्ट एजुकेशन के ऊपर जाएंगे। लेटर ऑन इवन राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल, वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सर किए, बनाए इन ऑर्डर टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन इन आवर कंट्री। हाउएवर द डिबेट रिमेन द सेम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और श्रूड इनफ कि इन्होंने 10 मेंबर की कमेटी बनाई, 5 मेंबर ओरिएंटलिस्ट और 5 मेंबर एंग्लिसिस्ट डाल के रखे थे ताकि कोई डिसीजन ही ना आए। विलियम बेंटिक फाइनली अराइव्ड इन आवर कंट्री इन 1828 एंड 1833 में विलियम बेंटिक ने एक लैंडमार्क चेंज कमेटी में किया कि एक कमेटी के चेयरपर्सनशिप के ऊपर लॉर्ड मैकॉले को अपॉइंट किया। लॉर्ड मैकॉले एक सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी है। इनफैक्ट 1833 में एक सेपरेट कार्टर एक्ट आया था, उसके अंदर वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक ब्रिटिश मेंबर एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा हु विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉ मेंबर। एंड यही लॉ मेंबर मतलब थॉमस बैबिंगटन मैकॉले वाज सेंट फ्रॉम लंदन इनटू इंडिया। इनके अंडर सारा मामला दे दिया गया कि नाउ यू लुक इनटू दिस एस्पेक्ट कि इन विच मीडियम वी शॉल बी एक्सपेंडिंग 1 लाख रुपी। अल्टीमेटली ये जो है थॉमस मैकॉले, इन्होंने अपना मिनट ऑन एजुकेशन दिया 1835 को, एंड ये मिनट ऑफ एजुकेशन टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी लैंडमार्क पॉलिसी फॉर एजुकेशन इन आवर कंट्री। अल्टीमेटली मिनट ऑफ एजुकेशन मतलब मैकॉले का स्पीच है जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहाँ पे दिया था। और इनका कहना था कि भाई जो ओरिएंटल एजुकेशन है मतलब पूरे एशिया का जो लिटरेचर है इट इज़ इक्विवेलेंट टू द 1 बुक शेल्फ ऑफ नॉलेज इन यूरोपियन कंट्रीज़। तो पहले तो इन्होंने इंडिया की एजुकेशन सिस्टम ही नहीं तो पूरी ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो है उसी को क्या किया, देन ऑब्वियसली डिराइड कर दिया। एंड देयर आफ्टर इन्होंने फर्दर एक और चीज़ बता के रखी थी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए कि वी नीड टू क्रिएट लॉयल इंडियंस। एंड लॉयल इंडियंस आप कैसे बनाओगे, तो यू नीड टू क्रिएट इंडियंस who are Indian in color and Indian in blood but British in moral, taste, opinion and intellect। एंड ये ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने प्रेफरेंस दिया था इंग्लिश लैंग्वेज को कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का एजुकेशन देंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का एजुकेशन देंगे तो इंडियंस को उसका बेनिफिट समझ में आएगा एंड एक लॉयल क्लास ऑफ सिटीजन वी विल बी एबल टू क्रिएट। एंड अल्टीमेटली ये प्रेफरेंस टू एजुकेशन जो स्पीच इन्होंने दिया मिनट ऑन एजुकेशन, उसी को लेके विलियम बेंटिक ने फाइनली वी कैन से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1835 भी बनाया। एंड इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया की जो है पर्शिया से चेंज करके इंग्लिश में कन्वर्ट भी की। एंड इसी पर्टिकुलर मिनट ऑफ एजुकेशन का एक नतीजा था कि इंडिया में अब जो रुपीज़ खर्चे होंगे 1 लाख रुपये ऑन एजुकेशन, किस पे खर्चे होंगे, देन ऑब्वियसली इट विल बी एक्सपेंडेड ऑन वर्नाक्युलर एजुकेशन, नहीं तो वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन। इसको लेटर ऑन हम बात करेंगे ट्रिकल डाउन थियरी के ऊपर कि विलियम बेंटिक के लिए थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने जो सिस्टम सजेस्ट की थी उसमें उन्होंने वही बोला था कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमको करना है एजुकेशन में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि हम लोग कुछ हैंडफुल ऑफ इंडियंस को पकड़ेंगे, उनको एजुकेशन देंगे एंड दोज इंडियंस विल कैरी आउट दैट एजुकेशन टू द लोकल लेवल। ए ट्रिकल डाउन थियरी वॉज अल्टीमेटली रिप्लेस विद द वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच भी लेटर ऑन पढ़ेंगे एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट भी ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम हमको कवर अप करनी ही है। देयर आफ्टर इवन जुडिशियल रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन। अभी जुडिशियल साइड काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुकी थी बिकॉज ऑब्वियसली हमने देखा था कि कॉर्नवालिस का जुडिशियल मैकेनिज्म आज के लिए तो हमको अच्छा लग रहा है बिकॉज वी कुड अंडरस्टैंड इट,
उस ज़माने के इंडियंस के लिए तो वो डेफिनेटली काफ़ी एट्रोशियस रहा होगा कि पहले तो आपके धर्मशास्त्र, धर्म स्मृति, वेद, पुराण, कुरान, शरिया, इनके लॉज जो है धीरे धीरे कर्व हो रहा है, बिकॉज अंग्रेज़ों के हाथ में सारी सिस्टम जा चुकी है। हमने देखा था कि एक्ट ऑफ 1797, पार्लियामेंट्री एक्ट 1797 से ब्लड मनी के कंसेप्ट, वर्ण बेस्ड जुडिशियरी एंड देर आफ्टर इवन जो हाइनेस पनिशमेंट, ब्लड फॉर ब्लड वाले जो कंसेप्ट है, कटिंग ऑफ लिम, देर आफ्टर फिर हाथी के पाँव के नीचे कुचलना एक्सेट्रा, सारी बैन हो चुकी थी। एंड देर आफ्टर अब आप जुडिशरी में जाओगे तो आपका माई बाप जो पहले इंडियन आप ही का बंदा हुआ करता था, वो ब्रिटिशर्स बैठा है, हु हैज़ नो सिंपैथी फॉर यू। हमने देखा था कि पूरी की पूरी क्रिमिनल साइड जो है उखड़ चुकी थी, सिविलियन साइड में प्रॉपर हायरार्की जुडिशरी थी, मुंसिफ कोर्ट, कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट एंड उसके ऊपर फिर अल्टीमेटली सदर दीवानी अदालत, और इन्हीं के अंडर सारा का सारा क्रिमिनल लॉ जो वो भी दिया गया था। विलियम बेंटिक ने अब इसमें कोई सुधार रिफॉर्म करने चालू कर दिए। सबसे पहले तो हमको दिखाई देता है कि जो क्रिमिनल साइड वाले जो कोर्ट हुआ करते थे, वो क्रिमिनल साइड वाले कोर्ट जो है इन्होंने वापस बनाने का ट्राई किया। वापस बनाने का ट्राई किया का मतलब क्या है कि जो बेसिकली जज है जिसके पास अब बहुत ज़्यादा पावर है, तो बहुत ज़्यादा पावर अब नहीं चलेगी, एंड क्रिमिनल साइड के कोर्ट जो पहले अवेलेबल थे उसको रिवाइव करने की कोशिश की। इसमें सबसे सिग्निफिकेंट क्या था, तो जो बंगाल के आउटस्कर्ट वाले एरियाज़ है, दैट इज़ दिल्ली वाला एरिया एंड देर आफ्टर अवध वाला एरिया, ये दोनों एरिया में इन्होंने सदर दीवानी अदालत के साथ जो सदर निज़ामी अदालत उसको रिवाइव कर दिया। एंड देर आफ्टर फिर जो प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट जो है वो इन्होंने बंद करवा दिए। प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट जो है सिविलियन साइड पे रहेंगे, क्रिमिनल साइड की सारी पावर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सेपरेट अथॉरिटी, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जज बैठा है उसी के अंडर दी जाएगी। एंड देर आफ्टर फिर पर्शियन लैंग्वेज नहीं चलने वाली है, यहाँ पे हम लोग अब इंग्लिश लैंग्वेज चलाएंगे। मतलब अब जुडिशियल साइड में जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की थी उस ज़माने में पर्शियन, अब वो बंद हो जाएगी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ही चलेगी। ये भी हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले ही देखा हुआ था। तो सर्टन जुडिशियल रिफॉर्म विलियम बेंटिक ने करके रखे थे। एंड देर आफ्टर फिर पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन स्टेट की अगर बात करें तो ही हैड कैरिड आउट मल्टीपल इंटरफेरेंस इनटू द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसेस, एंड इनफैक्ट इन्होंने मल्टीपल छोटे छोटे प्रोविंसेस को अनेक्स करना भी चालू किया था, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट है, मैसूर, कुर्ग एंड छाछर वाला एरिया। ये 3 एरियाज जो है विलियम बेंटिक ने अल्टीमेटली कंपनी के टेरिटरी में जोड़ के रखे थे। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन प्रिंसेस या फिर प्रिंसली स्टेट्स वी कैन से, एंड दैट बाय एंड लार्ज सम्स अप विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के ऊपर अल्टीमेटली एक हिस्टोरियोग्राफी भी है, मतलब एक स्टेटमेंट भी है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ये हिंदू नेशनलिस्ट हिस्टोरियन रहे, उनका कहना है कि बेंटिक्स ग्लोरीज वेर ग्लोरीज ऑफ द पीस, हिज रेन स्टैंड इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द ईयर्स दैट प्रिसीडेड और दोज दैट फॉलोड इट। मतलब ज़्यादा वॉयलेंस नहीं था। इंडिया में जितने भी गवर्नर जनरल आए उनके लिए मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वर इम्पॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स अ विलियम बेंटिक का पीरियड अक्रॉस ऑल गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल इज़ वेरी लैंडमार्क पीरियड, बिकॉज विलियम बेंटिक ने जो टेरिटोरियल गेन पहले के गवर्नर जनरल्स ने करके रखे थे उसी को कंसोलिडेट करना चालू किया था विदाउट कैरिंग आउट एनी टेरिटोरियल एनेक्सेशन वाया वॉरफेयर। जो स्टेट उन्होंने कैप्चर किए थे, मैसूर, कुर्ग एंड सेंट्रल छाछर, ये सारे एरिया जो छोटे प्रिंसली स्टेट थे, एंड इंटरनल यहाँ पे स्क्वैबल चल रही थी, सिविल वॉर जैसे सिचुएशन आ चुके थे, इसके लिए वो अनेक्सेशन करना ज़रूरी था, तभी जाके अनेक्सेशन हुआ है। एंड दैट्स हिज रेन वॉज रेन ऑफ पीस एंड हिज ग्लोरीज वेर इन द पीसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। सती एबॉलिशन, चाइल्ड सेक्रीफाइसेस को कर्ब करना, फीमेल इन्फेंटिसाइड को कर्ब करना, जुडिशल रिफॉर्म हो सकते हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म हो सकते हैं, ये सारे लैंडमार्क मेजर एज फार एज विलियम बेंटिक इज कंसर्न रहे हैं।